एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई और वहां पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देख और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को रोट पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पौंव पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। नैतिक शिक्षा, कर भला हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाएं, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाएं तो प्यार हो ही जाता है। रश्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाचोकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना। बस उसका दिन भर का यही काम था। यूं कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की रश्मि। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता न था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखी पर ध्यान कौन देता था। लेकिन रश्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रशिता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वही रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फुलसी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रश्मि बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रश्मि को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला वह फुट-फुट कर रोने लगी। उसे लगा मनो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर यह तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच रश्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रश्मिता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रश्मिता के पापा रश्मिता को लेने आ गए। मायके जाते हुए रश्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। रश्मिता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। रश्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं। कुछ सोचते हुए रश्मिता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में रश्मिता के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई रश्मि से उसके पति के बारे में पूछता तो वह चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 15 दिन बाद रश्मिता के ससुरजी रश्मिता को लेने आए। रश्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रश्मिता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक रश्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रश्मिता ने माँ से ससुराल ना जाने का बहाना बना दिया। माँ ने रश्मिता को बहुत समझाया लेकिन रश्मिता ने किसी की एक ना सुनी।
जेठ जी भी चले गए। रश्मिता के ससुराल में रश्मिता के ससुराल आने पर मना करने पर सब परेशान थे। इधर रश्मिता के परिवार वाले भी रश्मिता को समझाने में लगे थे, लेकिन रश्मिता किसी की बात मानने को तैयार ना थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी रश्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रश्मिता के ससुरजी कोरे कागज के साथ रश्मिता को लेने आए। रश्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध रश्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर रश्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। किसी जमाने में तिफलिस नगर में एक धनी युवक रहता था। उसकी एक सुंदर लड़की थी। मुगल मागरी उसकी खूब सुंदरी के आगे सभी सुंदरियां पानी भरती थी। उसी नगर में एक गरीब लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। बड़ा हृदय और गीत गाने की प्रतिभा, इसके अलावा ऊपरवाले ने कुछ और नहीं दिया था। पहली बार में ही मुगल मागरी पर वह फिदा हो गया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। उसे उदास देखकर वह गुनगुनाती, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तेल लंबी ताने, क्यों पड़ा है यहाँ, उठ दीवाने, तेरे समीप गुजर रहे हैं अनजाने ओ दीवाने, दोहक का घूंट पीने के सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ पर तुम कभी मेरी नहीं हो सकती, आशिक गरीब ने कहा। विवाह के लिए मेरे पिताजी से बात करो न। मेरी प्यारी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। 7 साल तक दुनिया की काक छानूंगा और धन दौलत जमा करूंगा, फिर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। वह राजी हो गई, पर कहा कि नियत समय पर वह नहीं लौटा तब वह दूसरे की बीबी हो जाएगी। आशिक गरीब कंधे पर एक थैला रखा और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। पीछे से कुर्दुश, जो मुगल मागरी से ब्याह करना चाहता था, घोड़े पर साथ चलने लगा। रास्ते में एक नदी मिली। कुर्दुश ने अपने कपड़े खोल दिए और तैरकर पार किया। इधर कुर्दुश उसके कपड़े लेकर भागा और उसकी माँ को कपड़े दिखाकर कहा कि तेरा बेटा गहरी नदी में डूबकर मर गया है। माँ पर दोह का पहाड़ टूट पड़ा। वह कपड़े लेकर भावी पुत्रवधू के पास पहुंची और कहा कि मेरा लड़का डूबकर मर गया है। मुगल मागरी यह सुनकर मुस्कराई, यह सब कुर्दुश की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं 7 साल तक किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। इधर वह लगे बदन आगे बढ़ रहा था। गांव वालों ने उसे पहने को कपड़े दिए। उसने उन लोगों को जादू भरे गीत सुनाए। पाशा ने उसकी जादू भरी आवाज सुनी। उसका गीत मुगल केरूब का तराना था। लोगों ने उसे पाशा के पास जाने को कहा, जिसे उसने इनकार कर दिया। उसे जबरदस्ती पकड़कर पाशा के पास ले जाया गया और गाने के लिए कहा गया। पाशा को उसका गीत इतना पसंद आया कि उसे अपने दरबार में रख लिया। वह अब ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। इंतजार की अवधि खत्म होने की थी। वह एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली ली जो सोने के सिक्के से भरी थी। वह तेजी से बढ़ रहा था कि तभी घोड़े ने ठोकर खाई और वह पहाड़ों के बीच ढेर हो गया। काफी रात बीतने पर वह घर पहुंचा और अपनी माँ को आवाज दी। थोड़ी देर बाद मुगल मागरी उसके पास पहुंच गई। इधर वह उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों बेसुध होकर नीचे गिर पड़े। कुर्दुश का भाई खंजर ताने उन दोनों पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था। कुर्दुश ने उसे रोका। कहा, जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिखा होता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। कुर्दुश, उसने अपनी सुंदर सी बहन से उसकी शादी करवा दी और कहा कि तुम भी उतना ही खुश होंगे जितना मैं मुगल मागरी को पाकर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।
कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। एक समय की बात है। कड़कड़ाती धूप में एक प्यासा कौआ इधर उधर पानी की खोज में तड़प रहा था। अत्यधिक प्यास के कारण उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया है। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ के नीचे रखे घड़े पर पड़ी। उसे देखकर कौए के जान में जान आई। वह उड़कर जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी घड़े में बहुत कम था, जिसकी वजह से वह अपनी चोट से पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। कौए ने कई बार प्रयास किया पर हर बार वह असफल रहा। कौआ घड़े के पास थककर बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। अब उसको एक तरकीब सूझी। उसने विचार किया कि यदि वह एक एक करके कंकड़ों को घड़े में डालेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेगा। निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत करके वह इतने कंकड़ घड़े में डाल देता है कि पानी ऊपर आता है और वह उसे पीकर अपनी जान बचा लेता है। यह वो किस्सा है जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था, वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो। क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं जैसे कि दोस्त जितना एक मैं दूसरे उनसे के बिना सीखता कुछ हूँ, कहे, उतना वह आंखों भी ही मुझसे आंखों में सीखते एक हैं। दूसरे का हाल बाप समझ बेटे के लेते हैं। रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ, तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था। ठीक एक तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे, तो पापा की नज़र थैले के ऊपर रखी हुई एक विम-बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार, इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा, यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा, यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5 से 10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवाकर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ,
तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है, जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसीलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं, अपने आप से और खुद से। बस इतनी सी थी ये कहानी। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया।
अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दशहरा पर इस बार मैं अपने शहर आया हूँ पूरे 5 साल बाद। मैं यानी वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता हूँ और मुश्किल से ही घर आ पाता हूँ। खैर थोड़े देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो सबको फोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार की दशहरा में घर नहीं आया था। शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सो थोड़ा टहलने के लिए मैं बाहर निकला। वर्टिकल बार सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। जब मैं पार्क में घूम रहा था तो मेरे पैर अनायास ही झील की तरफ मुड़ गए। वर्टिकल बार वहां मेरे पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय मुझे माँ के हाथ की बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। मैं बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय जरूर पीता और फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता। वर्टिकल बार। खैर बचपन के दिनों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। वर्टिकल बार। इस जगह को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपने क्लास में एक नई लड़की आई थी, बिल्कुल मेरे पास वाले बेंच में बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज सुनना होता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते और गायब हो जाते हैं एग्जाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज प्रेजेंट सर सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। वर्टिकल बार। उसकी आवाज सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप है जिसका ये आज पहला क्लास है। यस सर। मैं उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था। मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। मुझे उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। खैर हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जबान से उससे पूछा था, हेलो क्या नाम है आपका। और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली थी, नाम जानकर क्या करोगे। मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर होंठ और एक प्यारा बड़ा सा तिल। मैं उसे देखकर खो सा गया था। पहली नजर में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिनरात बस उसे अपना बनाने के सपना देखने लगा था। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूंगा। बस एक दोस्त तो बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का रौब हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। मैं नाम सुनकर मुस्कुरा दिया।
कुछ कहा नहीं, वो मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं ना जाने अपने मन में क्या-क्या सपने बुन लिया था। क्लास खत्म हो गई थी, सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें? उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया? आपने पूछा। कहा, मैंने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा तो आपका नाम क्या है? जनाब, मैं वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था, तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वो मुझे पास वाले कॉफी बार में नजर आई। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर वो मुझे नहीं देखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी और मैं उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफी बार में कॉफी पीने आई थी। उसे काफी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरा पीछा करते हो क्या? उसने पूछा। नहीं तो मैं यहाँ रोज चाय पीने आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मुझे यहाँ बैठना बेहद पसंद है, मैं अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपनी फेवरेट प्लेस पर, कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे चाय पर रोज मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर वो चली जाती। अब मुझे पानी में पैर लटका कर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। एक अकेलापन सा महसूस होता था। शायद मैं उसका जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। हमारा 11th खत्म हो गया था। वो क्लास की टॉपर थी और मैं 2nd। हमारी जोड़ी जमने लगी थी, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और हमारा मिलना भी बंद हो गया था। वर्टिकल बार में बस अब बेसब्री से स्कूल के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था। 12 में वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन अब किसी चीज में नहीं लगता था, न पढ़ाई में, न चाय पीने में और न ही अब झील घूमने में। उसकी याद सताती थी मुझे वहाँ। मैंने अब झील जाना छोड़ दिया था और चाय पीना भी। 12वीं बोर्ड में मेरे कम मार्क्स आए थे। फिर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। वर्टिकल बार घर में अब कम ही आ पाता था। आज जब मैं चाय के दुकान से गुजरा तो मेरे सामने वो खड़ी थी, मीरा सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी होंठ और प्यारा सा तिल। उसे देखकर मैं असहज हो गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सामने से आकर बोली, मुझे स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? मैं किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने बाद हम उसकी जिद पर झील घूम रहे थे। मैं उससे पूछ नहीं पाया कि तुम कहाँ चले गए थे। वो चलो न, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं, पानी में पैर लटका कर।
मैं अवाक था, उसे सब याद था। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझसे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की? हम दोनों आज साथ बैठे थे, झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज मुझे यह समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं हो। जिंदगी के हंसी सफर में ना जाने कब, कहाँ और कैसे कोई हमसफर मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वही रुक जाने का दिल करे। लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया, खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आए, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है,
उसे ले जाने वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कांवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कांवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दशहरा पर इस बार मैं अपने शहर आया हूँ, पूरे 5 साल बाद। मैं यानी वीर सिंह राजपूत अभी घर से दूर रहता हूँ और मुश्किल से ही घर आ पाता हूँ। खैर, थोड़े देर आराम करने पर दोस्तों की याद सताई तो सबको फोन लगाया, पर अफसोस कोई भी इस बार की दशहरा में घर नहीं आया था। शाम होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सो थोड़ा टहलने के लिए मैं बाहर निकला। वर्टिकल बार, सोचा थोड़ा पार्क की सैर कर ली जाए। जब मैं पार्क में घूम रहा था तो मेरे पैर अनायास ही झील की तरफ मुड़ गए। वर्टिकल बार वहाँ मेरे पुराने दिनों की सबसे खास जगह आज भी थी। मोड़ पर बनी वो स्पेशल अदरक वाली चाय की दुकान, जिसकी चाय मुझे माँ के हाथ की बनी चाय के बाद बेहद पसंद थी। मैं बचपन से चाय का दीवाना था, इसलिए हर शाम अपने कॉलेज से आने के बाद वहाँ जाकर अपनी स्पेशल अदरक वाली चाय जरूर पीता और फिर झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर घंटों बैठा रहता। वर्टिकल बार, खैर बचपन के दिनों को याद करते हुए मैं आगे बढ़ता अपनी सबसे खास जगह पर आ पहुंचा था। वर्टिकल बार, इस जगह को देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में एडमिशन के 2 महीने बाद अपने क्लास में एक नई लड़की आई थी, बिल्कुल मेरे पास वाले बेंच में बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसके चलते हमारी अटेंडेंस कॉलेज में बढ़ गई थी। पहले हमें रोज सुनना होता था कि आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते और गायब हो जाते हैं एग्जाम तक। आज जब अपनी अटेंडेंस के समय वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी तो उसकी प्यारी आवाज प्रेजेंट सर सुनकर अपने क्लास में बैठे सभी लड़के लड़कियों का चेहरा उसकी तरफ मुड़ गया था। वर्टिकल बार, उसकी आवाज सुनकर टीचर बोले, अच्छा तो वो आप है जिसका ये आज पहला क्लास है? यस सर। मैं उसकी आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो उठा था। मुझे उससे बात करने का मन था। मुझे उसे अपना दोस्त बनाना था, सबसे अच्छा दोस्त जिसका साथ कभी न छूटे। मुझे उससे बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे शुरुआत करूँ। खैर, हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जबान से उससे पूछा था, हेलो, क्या नाम है आपका? और वो मेरी ओर मुड़कर थोड़े सख्त स्वर में बोली थी, नाम जानकर क्या करोगे? मैं पहली बार उसे देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, मेकअप किया हुआ आईब्रो, गुलाबी सुंदर होंठ और एक प्यारा बड़ा सा तिल। मैं उसे देखकर खो सा गया था। पहली नजर में ही वो मुझे पसंद आ गई थी। मैं सपनों की दुनिया में खोकर दिन रात बस उसे अपना बनाने के सपना देखने लगा था। मैंने फिर उससे बड़े प्यार से पूछा कि नाम जानकर क्या कर लूंगा? बस एक दोस्त तो बन जाएगा। उसका दिल शायद पिघला और वो बोली, मीरा सिंह राजपूत नाम है मेरा। वो अपना नाम ऐसे बताई जैसे राजपूत होने का रौब हो उस पर। मीरा सिंह राजपूत। मैं नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं, वो मेरा मुस्कुराना नहीं समझ पाई। क्लास खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इतनी देर में मैं ना जाने अपने मन में क्या क्या सपने बुन लिया था।
क्लास खत्म हो गई थी, सब लड़के लड़कियां क्लास से बाहर चले गए थे, लेकिन मैं अभी भी अपनी दुनिया में मस्त खोया हुआ था। आज घर नहीं जाना है क्या तुम्हें, उसने पूछा तो मेरा ध्यान टूटा। हाँ चलते हैं ना, मैंने कहा। फिर उसने पूछा कि तुमने अपना नाम नहीं बताया, आपने पूछा। कहा, मैंने कहा। इस बार वो हंस पड़ी थी। फिर उसने पूछा तो आपका नाम क्या है? जनाब, मैं वीर सिंह राजपूत। मैंने भी कुछ इस कदर कहा जैसे मुझे भी अपने राजपूत होने पर गर्व हो। मेरे इस अंदाज पर इस बार उसने भी मुस्कुरा दिया था। इतनी देर में हम गेट तक आ चुके थे। अब हमारी पहली मुलाकात का बिछड़ने का समय था। मेरा मन डूब रहा था, तभी गेट पर उसे लेने एक कार आई और वो चली गई। उस शाम जब मैं अपनी पसंदीदा चाय पी रहा था तो वो मुझे पास वाले कॉफी बार में नजर आई। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर वो मुझे नहीं देखी और मेरी आंखों से ओझल हो गई। जब मैं झील की सीढ़ियों पर पैर पानी में लटका कर बैठा था तो मुझे अपने पास बहुत खाली जगह महसूस हो रही थी। मेरा मन कह रहा था, काश वो मेरी तरह पैर पानी में लटका कर मेरे साथ बैठे। कॉलेज में हम दोनों धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे, पर वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी और मैं उससे बात करने का बस बहाना ढूंढता फिरता रहता था। एक दिन उसने मुझे चाय की दुकान पर देखा। वो कॉफी बार में कॉफी पीने आई थी। उसे काफी बहुत पसंद थी, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम मेरा पीछा करते हो क्या, उसने पूछा। नहीं तो मैं यहाँ रोज चाय पीने आता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी मेरी स्पेशल अदरक वाली चाय, मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। फिर हम दोनों चाय पीकर झील घूमने लगे। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मैं मुझे यहाँ बैठना बेहद पसंद है, मैं अपनी जगह उसे दिखाते हुए बोला। तुम बैठोगी यहाँ मेरे साथ? नहीं अभी नहीं, अब मैं जा रही हूँ, तुम बैठो अपनी फेवरेट प्लेस पर, कहकर वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद वो मुझे चाय पर रोज मिलने लगी थी। हम साथ स्पेशल अदरक वाली चाय पीते, थोड़ी देर घूमते और फिर वो चली जाती। अब मुझे पानी में पैर लटका कर बैठने में पहले जैसा सुकून नहीं मिलता था। एक अकेलापन सा महसूस होता था। शायद मैं उसका जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था उससे। हमारा 11th खत्म हो गया था। वो क्लास की टॉपर थी और मैं 2 ND। हमारी जोड़ी जमने लगी थी, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और हमारा मिलना भी बंद हो गया था वर्टिकल बार में। बस अब बेसब्री से स्कूल के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ था। 12 में वो अचानक कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ। फिर हम कभी नहीं मिल पाए। मैं उसके बिना टूट गया था, चिड़चिड़ा हो गया था। उसे भूलना मुश्किल था मेरे लिए। मेरा मन अब किसी चीज में नहीं लगता था, न पढ़ाई में, न चाय पीने में और न ही अब झील घूमने में। उसकी याद सताती थी मुझे वहाँ। मैंने अब झील जाना छोड़ दिया था और चाय पीना भी। 12वीं बोर्ड में मेरे कम मार्क्स आए थे। फिर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा वर्टिकल बार, घर में अब कम ही आ पाता था। आज जब मैं चाय के दुकान से गुजरा तो मेरे सामने वो खड़ी थी, मीरा सिंह राजपूत। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही आईब्रो, वही गुलाबी होंठ और प्यारा सा तिल। उसे देखकर मैं असहज हो गया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सामने से आकर बोली, मुझे स्पेशल अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगे? मैं किसी तरह कांपते हाथों से उसके लिए चाय लाया। चाय पीने बाद हम उसकी जिद पर झील घूम रहे थे। मैं उससे पूछ नहीं पाया कि तुम कहाँ चले गए थे। वो चलो न, तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर बैठते हैं, पानी में पैर लटका कर। मैं अवाक था, उसे सब याद था। मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर क्यों उसने मुझसे इतने दिन मिलने की कोशिश नहीं की?
हम दोनों आज साथ बैठे थे, झील की सीढ़ियों पर पानी में पैर लटकाकर, हाथों में हाथ डालकर। आज मुझे यह समझ आ गया था कि मोहब्बत का कोई वक्त, कोई ठिकाना नहीं हो। जिंदगी के हंसी सफर में ना जाने कब, कहाँ और कैसे कोई हमसफर मिल जाए, जिसे मिलने पर जिंदगी और वक्त के बस वही रुक जाने का दिल करे, लगे मानो बस इसी की तो हमें तलाश थी। एक समय की बात है, कड़कड़ाती धूप में एक प्यासा कौआ इधर उधर पानी की खोज में तड़प रहा था। अत्यधिक प्यास के कारण उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया है। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ के नीचे रखे घड़े पर पड़ी। उसे देखकर कौए के जान में जान आई। वह उड़कर जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी घड़े में बहुत कम था, जिसकी वजह से वह अपनी चोट से पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। कौए ने कई बार प्रयास किया पर हर बार वह असफल रहा। कौआ घड़े के पास थककर बैठ गया। तभी उसकी नजर पास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। अब उसको एक तरकीब सूझी। उसने विचार किया कि यदि वह एक एक करके कंकड़ों को घड़े में डालेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेगा। निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत करके वह इतने कंकड़ घड़े में डाल देता है कि पानी ऊपर आता है और वह उसे पीकर अपनी जान बचा लेता है। एक बार कड़कती गर्मियों में एक चींटी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुंच गई। नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई और वहां पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरी। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी। पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को नदी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी उस पर चढ़ गई। कुछ देर बाद चींटी किनारे लगी और वह पत्ते से उतरकर सूखी जमीन पर आ गई। उसने पेड़ की तरफ देख और कबूतर को धन्यवाद दिया। शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को रोट पकड़ने आया। कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था। चींटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पौंग पर जोर से काटा। चींटी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया। नैतिक शिक्षा, कर भला हो भला। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। किसी जमाने में तिफलिस नगर में एक धनी युवक रहता था। उसकी एक सुंदर लड़की थी। मुगल मागरी उसकी खूब सुंदरी के आगे सभी सुंदरियां पानी भरती थी। उसी नगर में एक गरीब लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। बड़ा हृदय और गीत गाने की प्रतिभा, इसके अलावा ऊपरवाले ने कुछ और नहीं दिया था। पहली बार में ही मुगल मागरी पर वह फिदा हो गया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे। उसे उदास देखकर वह गुनगुनाती, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तेल लंबी ताने, क्यों पड़ा है यहाँ, उठ दीवाने। तेरे समीप गुजर रहे हैं अनजाने ओ दीवाने, दोहक का घूंट पीने के सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ पर तुम कभी मेरी नहीं हो सकती, आशिक गरीब ने कहा। विवाह के लिए मेरे पिताजी से बात करो न। मेरी प्यारी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। 7 साल तक दुनिया की काक छानूंगा और धन दौलत जमा करूंगा, फिर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। वह राजी हो गई, पर कहा कि नियत समय पर वह नहीं लौटा तब वह दूसरे की बीबी हो जाएगी। आशिक गरीब कंधे पर एक थैला रखा और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। पीछे से कुर्दुश, जो मुगल मागरी से ब्याह करना चाहता था, घोड़े पर साथ चलने लगा। रास्ते में एक नदी मिली। कुर्दुश ने अपने कपड़े खोल दिए और तैरकर पार किया। इधर कुर्दुश उसके कपड़े लेकर भागा और उसकी माँ को कपड़े दिखाकर कहा कि तेरा बेटा गहरी नदी में डूबकर मर गया है।
माँ पर दोह का पहाड़ टूट पड़ा। वह कपड़े लेकर भावी पुत्रवधू के पास पहुंची और कहा कि मेरा लड़का डूबकर मर गया है। मुगल मागरी यह सुनकर मुस्कराई, यह सब कुर्दुश की मनगढ़ंत बातें हैं। मैं 7 साल तक किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। इधर वह लगे बदन आगे बढ़ रहा था। गांव वालों ने उसे पहने को कपड़े दिए। उसने उन लोगों को जादू भरे गीत सुनाए। पाशा ने उसकी जादू भरी आवाज सुनी। उसका गीत मुगल केरूब का तराना था। लोगों ने उसे पाशा के पास जाने को कहा, जिसे उसने इनकार कर दिया। उसे जबरदस्ती पकड़कर पाशा के पास ले जाया गया और गाने के लिए कहा गया। पाशा को उसका गीत इतना पसंद आया कि उसे अपने दरबार में रख लिया। वह अब ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। इंतजार की अवधि खत्म होने की थी। वह एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली ली जो सोने के सिक्के से भरी थी। वह तेजी से बढ़ रहा था कि तभी घोड़े ने ठोकर खाई और वह पहाड़ों के बीच ढेर हो गया। काफी रात बीतने पर वह घर पहुंचा और अपनी माँ को आवाज दी। थोड़ी देर बाद मुगल मागरी उसके पास पहुंच गई। इधर वह उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों बेसुध होकर नीचे गिर पड़े। कुर्दुश का भाई खंजर ताने उन दोनों पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था। कुर्दुश ने उसे रोका। कहा, जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिखा होता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। कुर्दुश उसने अपनी सुंदर सी बहन से उसकी शादी करवा दी और कहा कि तुम भी उतना ही खुश होंगे जितना मैं मुगल मागरी को पाकर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाएं, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाएं, तो प्यार हो ही जाता है। रश्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाचोकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना। बस उसका दिन भर का यही काम था। यूं कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की रश्मि। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता न था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखी पर ध्यान कौन देता था। लेकिन रश्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रशिता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वही रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फुलसी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रश्मि बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रश्मि को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वह फुट-फुट कर रोने लगी। उसे लगा मनो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, यह तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच रश्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रश्मिता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रश्मिता के पापा रश्मिता को लेने आ गए। मायके जाते हुए रश्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। रश्मिता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। रश्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं। कुछ सोचते हुए रश्मिता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में रश्मिता के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई रश्मि से उसके पति के बारे में पूछता तो वह चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 15 दिन बाद रश्मिता के ससुरजी रश्मिता को लेने आए।
रश्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रश्मिता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक रश्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रश्मिता ने मां से ससुराल ना जाने का बहाना बना दिया। मां ने रश्मिता को बहुत समझाया, लेकिन रश्मिता ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए। रश्मिता के ससुराल में रश्मिता के ससुराल आने पर मना करने पर सब परेशान थे। इधर रश्मिता के परिवार वाले भी रश्मिता को समझाने में लगे थे, लेकिन रश्मिता किसी की बात मानने को तैयार ना थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी रश्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रश्मिता के ससुरजी कोरे कागज के साथ रश्मिता को लेने आए। रश्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध रश्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर रश्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। यह वो किस्सा है जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। लगभग मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था, वह थे मेरे पापा। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो। क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं जैसे कि जितना एक मैं दूसरे उनसे के बिना सीखता कुछ हूँ, कहे उतना वह आंखों भी ही मुझसे आंखों में सीखते एक हैं। दूसरे का हाल बाप समझ बेटे के लेते हैं। रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। पापा मुझसे कभी किसी के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ, तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे ना जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था। ठीक एक तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे, तो पापा की नजर थैले के ऊपर रखी हुई एक विम-बार की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा यह क्या कर रहे हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे? तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहां उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5 से 10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवाकर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो।
तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाता हूँ, तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है, जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसीलिए ईमानदार बनो, सबसे नहीं, अपने आप से और खुद से। बस इतनी सी थी ये कहानी। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे।
मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए।
कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आए, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कांवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कांवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।